नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ जो हो रहा है उसे लेकर एनडीए के भीतर भी विरोध भड़क गया है। बिहार की सरकार ने जिस तरह चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया, लगता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऐसा करने के मूड में नहीं है। 15 जुलाई को टीडीपी के सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर कई सारे सुझाव दिए हैं। सारे सुझाव चुनाव आयोग के अब तक के दावों और बीजेपी की चुप्पियों पर गहरा सवाल खड़े करते हैं। नायडू ने कह दिया है कि वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण के काम का संबंध नागरिकता से नहीं होना चाहिए। इसी बुनियाद पर बिहार में यह काम चल रहा है कि नागरिकता की जांच होनी चाहिए और नायडू ने उसी का विरोध कर दिया है। अपने सुझावों में टीडीपी ने साफ साफ लिख दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का संबंध नागरिकता की पहचान के अभियान से नहीं होना चाहिए। इस अभियान को नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाए और यह स्पष्ट किया जाए। यह भी कहा कि एक वोटर का नाम सूची में शामिल होना चाहिए या नहीं, इसे साबित करने की जिम्मेदारी वोटर की नहीं होनी चाहिए, आयोग की होनी चाहिए। अगर मतदाता का नाम सबसे ताजा सूची में शामिल है तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी ईआरओ या आपत्ति करने वाले को यह साबित करना चाहिए कि मतदाता का नाम सूची में शामिल क्यों नहीं है। जिन मतदाताओं का नाम सबसे ताजा मतदाता सूची में शामिल है उन्हें अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसी सूरत में यह मांग की जानी चाहिए जब इसके ठोस और प्रमाणिक कारण दर्ज हों। यह सुझाव है, लेकिन एक तरह से टीडीपी ने चुनाव आयोग के सामने उसे ही आईना दिखा दिया। टीडीपी ने चुनाव आयोग के सामने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यह सवाल भरोसे से जुड़ता है। सीएजी से ऑडिट करने की मांग कर दी। क्या अब भी चुनाव आयोग बिहार में कराए जा रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का नैतिक रूप से बचाव कर सकता है? टीडीपी ने इस पूरे अभियान से विश्वास और नैतिकता की चादर हटा दी है। आयोग के काम की ऑडिट सीएजी जैसी संस्थाओं से कराने की मांग कर दी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या इन्हें, इनकी पार्टी को एक भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही? कुछ भी आशंकाएं नजर नहीं आती हैं? आपने नोट किया है कि इतना बड़ा अभियान बिहार में चल रहा है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जदयू के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के समर्थकों को, जदयू के समर्थकों को कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही? इन दलों के नेता क्यों चुप रह गए? किसके दबाव में चुप हैं? नायडू ने बोलने की हिम्मत दिखा दी और अपने सुझावों से सारे अभियान की हवा निकाल दी है और तमाम दावों पर उनके सुझाव भारी सवाल खड़े कर रहे हैं। टीडीपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम होना चाहिए, लेकिन इसका संबंध नागरिकता से ना हो। यही नहीं, गांव के लोगों के पास कई जरूरी दस्तावेज नहीं होते हैं, जैसे पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को क्यों नहीं उठाया? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कह रही है अगर आंध्र प्रदेश में 2029 के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण होना है तो अभी से शुरू हो जाना चाहिए ताकि वोटर को पर्याप्त समय मिले। तब फिर बिहार में इसे क्यों 3 महीने के भीतर किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के वोटर को 1 साल 2 साल मिले और बिहार के वोटर को फॉर्म भरने के लिए 1 महीना। क्या यह कहीं से उचित है? क्या यह कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड है? यह बहुत बड़ी बात है। टीडीपी ने कह दी है, यह साफ किया जाना चाहिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान नागरिकता सत्यापन से एक अलग प्रक्रिया है और किसी बड़े चुनाव से 6 महीना पहले हो जाना चाहिए। तो अब क्या बचता है? सारी दलील ध्वस्त हो गई। क्या अब भी चुनाव आयोग अपने कदम को वाजिब ठहराएगा? मोदी सरकार चुप रहेगी? क्या इस पर इसकी कोई राय नहीं होगी? क्या बीजेपी अब बोलेगी कि टीडीपी की राय से वो अलग सोचती है या नहीं? बीजेपी तो विदेशी वोटर ढूंढने के नाम पर बिहार में बचाव कर रही थी और टीडीपी ने कह दिया नागरिकता सत्यापन से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। विपक्ष भी यही बात कह रहा है, मगर आयोग नहीं सुन रहा। जो भूमिका राज्य की होनी चाहिए किसी भी इस तरह की जब आप पद्धति विकसित करते हैं गहन पुनरीक्षण का, तो राज्य अपनी जिम्मेवारी लोगों के माथे पर नहीं डाल सकता, लोगों को के बीच में कोहराम नहीं मचा सकता। और जो हम सब देख रहे हैं, आपके द्वारा, अन्य हमारे पत्रकार साथियों ने, एक अखबार ने, बिहार के अखबार ने और दिल्ली के लगभग सारे अंग्रेजी दैनिकों ने
दिलीप से प्रकाश, उन्होंने वो चिंता जाहिर की, जो चिंता आज मैं समझता हूं कि चंद्रबाबू जी के भी पत्र में है। अब भी वक्त है कि माननीय चुनाव आयोग हठधर्मिता का त्याग करे और उनकी कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम इंक्लूजन, एक्सक्लूजन नहीं। एक भी मतदाता अगर उसको ये बताने का संकट उसके सर पर आप डाल रहे हैं कि तुम कौन हो, ये एक मैं समझता हूं कि संवेदनशील राज्य सरकार और उसकी व्यवस्थाओं की पहचान नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि माननीय चुनाव आयोग सूत्रों के माध्यम से बोलना बंद करे, सीधे तौर पे हस्तक्षेप करे। इससे जुड़े सवालों को गोदी मीडिया के जरिए मैनेज किया जा रहा है। जमीन से आने वाली खबरें छप नहीं रही हैं, लेकिन टीडीपी के इन सुझावों ने सारी चुप्पियों को तोड़ दी है और सारे प्रोपेगेंडा को तहस नहस कर दिया है। क्या गोदी मीडिया टीडीपी के इन सवालों पर भी चुप्पी साध जाएगा, हमला करेगा, या पूछेगा ही नहीं कि मोदी सरकार का एक बड़ा सहयोगी दल अपने राज्य आंध्र प्रदेश के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण को नागरिकता सत्यापन से अलग चाहता है, तो दूसरे सहयोगी नेता नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? वो क्या चाहते हैं, इस पर बोल क्यों नहीं रहे? सही है या गलत है कि आपने नीतीश कुमार की कोई राय सुनी है? इधर आंध्र प्रदेश को कई साल का समय चाहिए, कई महीनों का समय चाहिए, और उधर बिहार में अभी फॉर्म भरने का काम चल रहा है, 11 दिन बाकी हैं। इधर आंध्र प्रदेश को कई साल कई महीनों का समय चाहिए और उधर बिहार में अभी फॉर्म भरने का काम चल ही रहा है कि खबरें छप गई हेडलाइन बनकर कि बिहार में 35 लाख वोटर का नाम कटना तय को नोट कीजिए। यह कब तय हो गया, किसने तय कर लिया, किस आधार पर तय हो गया? 35 लाख वोटर के नाम कट जाएंगे, इसकी खबर पहले चैनलों पर चलती है और अगले दिन अखबारों पर छपती है। कोई सवाल नहीं, इन खबरों को चुनाव आयोग ने भी भ्रामक नहीं कहा। पूछिए तो क्यों नहीं कहा? चुनाव आयोग के 14 जुलाई के प्रेस नोट में लिखा है कि 17 लाख से अधिक वोटर स्थायी रूप से बिहार से बाहर रहते हैं। इतनी जल्दी फॉर्म को प्रोसेस कर यह संख्या निकाल ली गई कि स्थायी रूप से कितने बिहारी बाहर रहते हैं। तो फिर यह भी बता दीजिए कितने वोटर को दूसरा फॉर्म नहीं मिला है, वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, जिसे लेकर इतने सवाल उठे हैं। 2 दिन पहले तक चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई और छपी भी कि बीएलओ को बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। तो इसका जिक्र अभी तक किसी आधिकारिक प्रेस नोट में क्यों नहीं आया? 14 जुलाई के प्रेस नोट में यह भी बता देते, जब कई कैटेगरी की संख्या बता रहे थे तो बता देते कि कितने विदेशी मिले हैं। कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि 35 लाख से अधिक वोटर के नाम कट जाएंगे? यह खबर कैसे छप गई? चुनाव आयोग ने तो अपने प्रेस नोट में यही लिखा है कि इतने प्रतिशत वोटर मृत पाए गए हैं, इतने प्रतिशत स्थायी रूप से बाहर रहने वाले पाए गए हैं। आयोग ने कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा कि इनका नाम कटना तय है। आयोग ने 3 कैटेगरी का प्रतिशत बताया। नाम कटेंगे तो उसी के आधार पर, लेकिन नाम काटने का चरण तो अभी शुरू नहीं हुआ है। यह चरण तो फॉर्म भरने का है। अभी से खबर कैसे छप रही है कि 35 लाख से अधिक वोटर का नाम कटना तय है? क्या अभी से माहौल बनाया जा रहा है? लोगों को इन खबरों के हवाले से तैयार किया जा रहा है? आयोग की खबर से मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन एकदम तय हो गया नाम कटना, क्या ऐसा कहना सही होगा? तो आयोग को सामने आकर कहना चाहिए। दिक्कत है कि इतने दिन हो गए, इतने सवाल उठ गए, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 10 जुलाई की बहस में जस्टिस जॉयमाला बागची ने चुनाव आयोग के वकील से सवाल पूछा था, हो सकता है किसी का नाम ड्राफ्ट की सूची में आए ही नहीं, फिर वो क्या करेगा? इस पर आयोग के वकील ने कहा यह मुमकिन ही नहीं है। जस्टिस बागची ने कहा, क्या इसका यह मतलब है अगर मेरा नाम 2025 की मतदाता सूची में आ चुका है तो अगस्त की सूची में भी आएगा? इस पर राकेश द्विवेदी ने कहा, हां, हम पहले से भरे हुए फॉर्म लेकर घर घर जा रहे हैं। फॉर्म भरने में अभी भी 11 दिन बाकी हैं, लेकिन यह अनुमान किस तरह से बाहर आता है, छप जाता है। 14 जुलाई को चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया, घर घर जाने का 2 दौर पूरा हो चुका है। 6 करोड़ 60 लाख से अधिक फॉर्म जमा हो चुके हैं। इसी प्रेस नोट के आधार पर हिंदुस्तान के पटना संस्करण की हेडलाइन देखिए,
बिहार में 35 लाख से अधिक के मतदाता के नाम हटना तय। इस खबर में लिखा है 12 लाख से अधिक वोटर मृत पाए गए। 17,35,000 से अधिक मतदाता स्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर रहने लगे हैं। यह संख्या चुनाव आयोग की ही प्रेस रिलीज के आधार पर निकाली गई। इस प्रेस नोट में 35 लाख लोगों के नाम हटने की बात कहीं नहीं लिखी है, लेकिन चुनावों पर नजर रखने वाले लोगों ने प्रतिशत के पीछे के आंकड़ों को पहचान लिया। अगर 6 करोड़ 60 लाख फॉर्म में से 1.59% की मृत्यु हो चुकी है, 2.2% पता बदल चुके हैं, 0.73% का नाम एक से अधिक जगह पाया गया है, तो इसका हिसाब करीब 35 लाख ही बनता है। इस हिसाब से 12 लाख से अधिक वोटर मृत पाए गए हैं। 17,37,000 से अधिक मतदाता बिहार से बाहर स्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं और 5.25 लाख लोगों का नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया है। आयोग को यह कैसे पता चल रहा है? अभी तो फॉर्म जमा हो रहा है। आप जानते हैं बिहार में जून 2024 से लेकर जनवरी 2024 के बीच वोटर लिस्ट की समीक्षा का काम चला। इसकी भी ड्राफ्ट सूची 29 अक्टूबर 2024 को आई। 7 जनवरी 2025 को अंतिम सूची प्रकाशित की जा चुकी थी। उस समय की प्रेस रिलीज को दिखाना चाहता हूं, कुछ हिस्सों को पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिए। अब आप इस प्रेस रिलीज को देखिए, इसमें यही लिखा है कि 7 जनवरी 2025 को बिहार की निर्वाचन सूची का अंतिम प्रकाशन सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए कर दिया गया है। इसमें अंतिम प्रकाशन लिखा है, यानी फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी थी। प्रारूप प्रकाशन की तिथि 29 अक्टूबर 2024 के पश्चात निर्वाचक सूची में कुल 12,03,900 निर्वाचकों का नाम जोड़ा गया एवं इस अवधि में कुल 4,09,434 निर्वाचकों का नाम नियमानुसार विलोपित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। इस प्रकार से निर्धारित अवधि में निर्वाचकों की कुल संख्या में शुद्ध बढ़ोतरी 7,94,466 हुई। इस प्रेस नोट में कितने प्रतिशत वोटर की मृत्यु हुई, कितने प्रतिशत वोटर ने 2 जगहों से कार्ड बनवाया, कितने प्रतिशत वोटर स्थायी रूप से बिहार से बाहर रहने लगे, अलग अलग कैटेगरी का कोई प्रतिशत नहीं है, जिस तरह से 14 जुलाई की प्रेस रिलीज में दिया गया है। कुछ बातों को बार बार कहने की जरूरत है, इसीलिए वीडियो लंबा हो रहा है। 7 जनवरी के प्रेस नोट में अलग अलग नहीं बताया गया कितने प्रतिशत वोटर की मृत्यु हो गई, बस एक संख्या दी गई है कि 4 लाख से अधिक वोटर के नाम काटे गए। 14 जुलाई का प्रेस नोट एकदम अलग है, इसमें सब कुछ अलग अलग प्रतिशत में है। इससे पता चल रहा है 12 लाख से अधिक वोटर की मृत्यु हो चुकी है। अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बिहार में समीक्षा का काम चला, तो उसमें मृत्यु या स्थायी रूप से निवास बदलने के कारण 4 लाख से कुछ अधिक वोटर का ही नाम कटता है और 1 महीने की प्रक्रिया में 12 लाख ऐसे वोटर मिल गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 17 लाख से अधिक वोटर मिल गए जो स्थायी रूप से बाहर बस गए हैं। क्या बिहार में जनवरी से लेकर जुलाई 2025 के बीच 12 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है? उसमें उन्होंने ये बताया कि 1.5% लोग मर गए हैं, 2.2% लोग अपना पुराना निवास स्थान छोड़ के चले गए हैं और 0.73 लोग एक जगह से 2 जगह उनके नाम लिखे हुए हैं। अब ये टोटल नंबर बनता है करीब 29,86,000, चलिए 30 लाख समझ लीजिए। आज के कुछ अखबारों में लिखा है कि 35 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं। एक तो इस नंबर में गलती है। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग ने जो ये 6 करोड़ 60 लाख फॉर्म हैं, क्या इन सारों की चेकिंग कर ली है या ये फैसला हो गया है कि इनमें से कितने लोगों के नाम हटेंगे, कितनों के लगाए जाएंगे? और उनको ये कैसे पता लगा कि ये लोग जो मर गए हैं, जो बता रहे हैं कि 1.5% लोग मर गए हैं, जो कि करीब 10,50,000 हैं, उनके मरने की सूचना उनको कहाँ से मिली? उनके घर वालों से मिली, उनके पड़ोसियों से मिली, या उनके डेथ सर्टिफिकेट उनको मिले हैं, या क्या हुआ है? दूसरे जो लोग छोड़ के चले गए हैं वो कहाँ गए हैं? वो उसी मोहल्ले में या उसी शहर में या उसी गांव में दूसरे घर में गए हैं, या वहाँ से कहीं बाहर दूर चले गए हैं? और तीसरे जो बता रहे हैं कि जिनकी 2 जगह मत रजिस्टर्ड है, अब उनमें से एक जगह यहाँ है, दूसरा वहाँ है, उनमें से कौन सा रखा जाएगा? इसका फैसला कब होगा?
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जितने ये फैसले हैं जो कि किसी हद तक के क्वासाई जुडिशल डिटर्मिनेशन है, क्या वो हो गया है? अगर वो हो गया है तो चुनाव आयोग उसके बारे में बताए, और अगर वो नहीं हुआ है तो ये परसेंटेजेस कहाँ से आ रही हैं, ये इसके बारे में अगर क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो अच्छा रहेगा। वरना तो ये लगता है कि ये नंबर पता नहीं कहाँ से निकाल के दिए जा रहे हैं और इनका असलियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जब जितनी ज़मीनी स्तर से खबरें आ रही हैं, पता लग रहा है कि बहुत से फॉर्म बिना डॉक्यूमेंट्स के लिए जा रहे हैं, बहुत से फॉर्म ब्लैंक लिए जा रहे हैं, उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है जितने 6 करोड़ 60 लाख फॉर्म मिले हैं सब पूरी तरह दस्तावेजों के साथ हैं और उनकी टोटल चेकिंग और वेरिफिकेशन भी हो गई है। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। तो पिछले साल घर घर जाकर जो समीक्षा का काम हुआ, उसमें इतनी बड़ी संख्या में क्या ऐसे वोटर के नाम नहीं कटे जिनकी मृत्यु हो गई थी? फिर यह काम होता कैसे है? या फिर मृत्यु के नाम पर किसी का नाम कटा है, उसकी कोई स्वतंत्र ऑडिट होगी, या जो चुनाव आयोग कहेगा उसी को स्वीकार करना होगा? यहां फिर से कहना चाहता हूं, टीडीपी ने सुझाव दिया है अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आती है तो उसकी ऑडिट सीएजी जैसी संस्था से करानी चाहिए। एक हिसाब दिया जा रहा है, 243 विधानसभा के हिसाब से देखें तो हर सीट पर 35 लाख वोटर अगर कटते हैं तो हर सीट पर औसतन 14,000 से अधिक वोट कम हो जाएंगे। हो सकता है किसी सीट पर इससे कम या ज्यादा भी हो। तेजस्वी यादव का कहना है 2020 के चुनाव में 35 सीटों पर हार जीत का अंतर 3,000 वोटों से कम था। तो क्या इस तरह की सीटों पर वोटों का हिसाब किताब बदल सकता है? फिर यानी 2020 में देखिएगा वो आंकड़ा, तो 35 सीटों का जो रिजल्ट है वो 3,000 के अंतर्गत है। जो 3,000 से जो हम लोग हारे हैं सीटें, वैसी 35 सीटें हैं और 5,000 से जो हारे हैं वैसे 52 सीट्स हैं। जनवरी में बिहार के निर्वाचन पदाधिकारी ने जो जानकारी दी उसमें 3 ही कैटेगरी थी, मृत, डुप्लीकेट और तीसरी स्थानांतरित, शिफ्टेड। लेकिन बाहर रहने वालों में स्थायी और अस्थायी के आधार पर कोई अंतर नहीं किया गया था, मगर इस बार किया गया है। इस बार दोनों में क्यों इस तरह का अंतर किया जा रहा है, साफ नहीं। इस फॉर्म में तो जो अभी भरा जा रहा है, इसके कॉलम 8 में निवास के पते के लिए किसी एक दस्तावेज की मांग की गई है। अगर आप किसी पते पर कम से कम 1 साल से रह रहे हैं तो पानी, बिजली, गैस का कनेक्शन दें, आधार कार्ड, पासबुक दें, राष्ट्रीय बैंक, अनुसूचित बैंक, डाकघर की वर्तमान पासबुक दें, भूमि स्वामित्व अभिलेख और किसान बही में से कोई एक दें, किराया पट्टा और विक्रय विलेख दें। ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में भी स्थायी और अस्थायी में अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही इन 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसी फॉर्म में नीचे एक और कॉलम है। इसमें वोटर को यह घोषणा करनी है कि जिस स्थान का पता दिया गया है वह वहां मामूली तौर से निवासी है, यानी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। कब से निवास कर रहे हैं, इसकी तारीख भी मांगी गई है। चुनाव आयोग कई बार कह चुका है इस समय दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं। तो यह संख्या कहां से आ गई कि 17 लाख से अधिक मतदाता बिहार के बाहर स्थायी रूप से रहने लगे हैं? बहुत से लोगों ने तो अभी दस्तावेज नहीं दिए। विपक्ष तो कह रहा है 4 करोड़ से ज्यादा लोग बाहर हो सकते हैं। इस विज्ञापन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है क्या आप बिहार के मतदाता हैं। इसके नीचे लिखा है क्या आप अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं। या तो सर्वे हो गया। रुकिए और सोचिए कि इस विज्ञापन में यह साफ नहीं कि अस्थायी रूप से रहने का क्या मतलब है। कितने साल से बिहार के बाहर रह रहे हैं, या कितने महीने से, या कितने हफ्ते से। अब आप इस लाइन को पढ़िए। लिखा है अगर आपके पास अभी मोबाइल फोन है तो आप गणना प्रपत्र भर सकते हैं। यह सब विज्ञापन में लिखा है। तो अगर किसी के पास अभी मोबाइल फोन नहीं है, कभी मोबाइल फोन नहीं था, जो था किसी वजह से टूट गया है, तो वह गणना प्रपत्र कैसे भरेगा? बाहर रहने वाले लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जो लोग लेबर का काम करते हैं, महीनों अखबार नहीं देखते, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो क्या करेंगे? बात केवल स्मार्टफोन की नहीं, डेटा की भी है। अगर उनके पास डेटा नहीं है, रिचार्ज नहीं कराया, ऐसे बहुत से लोग मोबाइल डेटा महंगा होने के कारण परेशान हैं। वो क्या करेंगे?
इसका प्रिंट आउट कहां से लाएंगे? चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि अस्थायी रूप से जो मतदाता बिहार से बाहर हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, विज्ञापन के माध्यम से और सीधे संपर्क के भी प्रयास हो रहे हैं ताकि वे 25 जुलाई तक अपना फॉर्म भर सकें। अगर नहीं भर सके तो क्या होगा? अगर एक मतदाता का भी नाम छूट गया, उसे पता नहीं चला कि विज्ञापन में क्या छपा था, तो क्या उसे ड्राफ्ट सूची में आने का मौका दिया जाएगा या हमेशा के लिए नाम कट जाएगा? चुनाव आयोग ने प्रेस नोट में लिखा है, बीएलओ घर घर जा रहे हैं, 2 बार जा चुके हैं, तीसरी बार जाएंगे। मगर भास्कर के 100 संवाददाताओं ने मिलकर जो रिपोर्ट लिखी है उसमें यह बात प्रमुखता से आ रही है कि बीएलओ कई जगहों पर घर नहीं जा रहे, संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठकर फॉर्म बांट रहे हैं, व्हाट्सएप से फॉर्म भरवा रहे हैं। भास्कर की रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। भोजपुर जिले में बीएलओ ना फॉर्म दे रहे हैं ना पावती। आरा में मतदाता राहुल कुमार ने बताया बीएलओ ने व्हाट्सएप पर आधार नंबर मांगा है, कहा कि फॉर्म भर दिया है। जब प्रमाण मांगा तो बोला टेंशन मत लीजिए। नालंदा से वार्ड 20 में लोग पहचान पत्र को लेकर पार्षद के पास जा रहे हैं, पार्षद बीएलओ के पास भेज देते हैं। मतदाता नहीं जानते फॉर्म सही भरे हैं या नहीं। इंडिया टुडे की श्रेया चटर्जी ने मुजफ्फरपुर और हाजीपुर से रिपोर्ट फाइल की है कि बीएलओ कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ, उनकी बातों में काफी अंतर विरोध है। अजीत अंजुम ने भी इसकी रिपोर्टिंग 5 दिन पहले कर दी थी और दिखाया था कि लोग इस बात से भ्रमित हैं कि नगर निगम के कर्मचारी जो फॉर्म बांट रहे हैं वो अधिकृत है या नहीं। बीएलओ जो फॉर्म दे रहा है उससे यह फॉर्म अलग क्यों है? अब 15 जुलाई के दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर खबर छपी है कि पटना में नगर निगम के कर्मचारी अलग फॉर्म बांट रहे हैं। भास्कर ने दोनों फॉर्म को छाप दिया, दिखा रहा है कि दोनों अलग अलग हैं। निगम को किसने अधिकृत किया और दूसरा फॉर्म कहां से आ गया? अब आप ही बताइए, नगर निगम किस अधिकार से फॉर्म बांट रहा है? क्या यह संदेह नहीं बढ़ा रहा? और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार क्यों नहीं है? आयोग को इस पर बोलना चाहिए। मैं पटना में कम से कम 5-7 ऐसी फैमिलीज से मिला जिनके यहाँ ये फॉर्म भी गया है, ये फॉर्म पहुंचा है उनके यहाँ। कुछ फैमिली ऐसी है जिनके यहाँ ये फॉर्म पहुंचा है और बताया गया कि नगर निगम के लोग या वार्ड काउंसलर वो उन तक पहुंचाए या कोई अननोन आदमी आया और दरवाजे पे ऐसे। मैं एक फैमिली में मैं गया तो उनसे 3 फॉर्म मैंने ले लिए 3 जगह से। ये ऐसे फॉर्म डाल के चले गए। अब ये फॉर्म है, इसमें और इस फॉर्म में क्या फर्क है? ये जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें एक यहाँ बार कोड भी लगा हुआ है। ये अधिकृत फॉर्म ये होना चाहिए, यही फॉर्म है, ऑथराइज्ड बोनाफाइड बीएलओ की तरफ से जाने वाला। और ये फॉर्म है जिसमें क्या है, कुछ भी नहीं, पुराना कुछ भी नहीं है। इसमें सीधे लिखा हुआ सफेद पृष्ठभूमि के साथ पूरे चेहरे से उपदर्शित करते हुए हस्तांतरित रंगीन पासपोर्ट आकार की नवीनतम फोटो चिपकाने के लिए स्थान ये चिपका दें। और पिछली जानकारी जो इसमें कही गई, पिछले वोटर लिस्ट की तस्वीर जो इसमें रिक्वायर्ड है वो नहीं है। ये फॉर्म कहां से छप के आया? ये फॉर्म कैसे बांटा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई है। 25 जुलाई को फॉर्म भरने का काम पूरा होगा। इतने कम समय में बता देना 12 लाख से अधिक वोटर की मृत्यु हो गई, क्या इसका सत्यापन कर लिया गया है? हम इस बात को फिर से दोहराना चाहते हैं। बिहार में बीएलओ को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं, फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता, नेता, समर्थकों को यह सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? क्या जब किसी का वोट का अधिकार लिया जाएगा, छीना जाएगा, तो क्या ये दल चुप रह जाएंगे? क्या इन्हें इसमें अपना फायदा दिख रहा है? क्या आपने बीजेपी और जेडीयू की तरफ से एक भी आपत्ति सार्वजनिक रूप से सुनी है? उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। टीडीपी ने जो कहा है, अब उसका क्या जवाब है, यह भी देखते रहिएगा। नमस्कार।